हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो, इसके पहले वाली जो वीडियो है उसको देखने को कहा था। आपने उस वीडियो को अगर अच्छे से देखा है तो ये वाला टॉपिक आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें रिक्तियां एवं संकुलन क्षमता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखना कि रिक्तियां एवं संकुलन क्षमता होती क्या है। जैसा कि हमने कहा है कि जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था में क्या होता है कि जो अवयवी कण है वो अवयवी कण जो है गोलाकार कण होते हैं। अवयवी कण को क्या माना गया है? एक गोला माना है ना। तो ये अवयवी कण गोलाकार कण है और ये एक दूसरे पर जमे होते हैं या एक दूसरे से सट कर या एक के ऊपर एक इनको जमाया जाता है। तो यहाँ पर इसी से जो है यहाँ पर रिक्तियां बनती है और इसी के आधार पर जो है संकुलन क्षमता का निर्धारण होता है। संकुलन क्षमता क्या होती है, रिक्तियां क्या होती है, तो पहले हम रिक्तियों के बारे में पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर हमें रिक्तियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे प्रकार के हैं, आप उनको आसानी से समझ सकते हो, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? रिक्तियां, जो कि हम ऑलरेडी पहले जो वीडियो है उसमें समझा चुके हैं, इसके पहले वाली वीडियो में। तो यहाँ पर हम इसको रिक्तियों को दोबारा स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बाद संकुलन क्षमता पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्तियां। तो रिक्तियां क्या है कि जैसे हमने अवयवी कणों को व्यवस्थित कर दिया, ये देखो जैसे यहाँ पे ये अवयवी कण है ना, ये आपस में व्यवस्थित हो रहे हैं। अब इसमें ध्यान से देखना कि ये जो बीच में देखो, ये आपको एक छिद्र दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप का एक छिद्र दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पर अगर हम इसको गौर करें तो ये जो छिद्र है ना, ये जो खाली स्थान है, इसे ही हम क्या कहेंगे? रिक्तियां। इसे ही हम क्या कहेंगे? यहाँ पर रिक्तियां। अभी यहाँ पर देखना ध्यान से कि ये जो रिक्ति है, ये जो खाली स्थान है, वो कितने गोलों से घिरा हुआ है? 3 गोलों से, है ना। तो 3 गोलों से घिरा हुआ स्थान है ना, तो यहाँ पर ये त्रिभुजीय या त्रिकोणीय रिक्ति होगी, है ना। तो यहाँ पर ये हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि त्रिकोणीय रिक्ति से मतलब नहीं है हमें। हमारे पास जो सिलेबस है, तो हमारे सिलेबस में केवल 2 प्रकार की रिक्तियां हैं। एक तो है चतुष्फलकीय रिक्तियां और एक है अष्टफलकीय रिक्तियां, है ना। तो यहाँ पर देखना कि मैं एक गोला, ये 3 गोले रखे हुए हैं, कहने का मतलब ये है कि 3 बॉल ले रखी है मैंने, 3 बॉल को ऐसे सटा कर रखा हुआ है। अब मैं इनके बीच में एक चौथी बॉल को इस तरीके से रख दूं, ये देखो यहाँ पर ध्यान से, है ना। तो जब मैंने चौथी बॉल को इस तरीके से रख दिया तो इसका मतलब है कि ये जो खाली स्थान है, ये जो यहाँ बन रहा है ना, अब ये जो खाली स्थान है वो कितने गोलों से घिरा हुआ है? 4 गोलों से। तो यहाँ पर देखना कि 4 गोलों से घिरा हुआ स्थान, ये जो खाली स्थान है, 4 गोलों से घिरा हुआ जो खाली स्थान है, वही क्या कहलाएगा? चतुष्फलकीय रिक्ति। कौन सी रिक्ति कहलाएगी? ये चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, है ना। अब इन 4 गोलों में देखना, 3 गोले तो एक परत के होंगे और एक गोला दूसरी परत, ऊपर वाली परत का होगा। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर ये 3 गोले रखे हैं और एक गोला, ये देखो हम यहाँ पर इस जगह रख सकते हैं, ये देखो, है ना। तो ये अगली परत का गोला है, तो इस गोले को हमने यहाँ रख रखा है, इस खाली स्थान पे रखा है। तो वह खाली स्थान जो 4 गोलों से घिरा हुआ होता है, वह क्या कहलाता है? चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? वह चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाता है। इसके अलावा देखना कि अगला जो है वो है अष्टफलकीय रिक्ति। तो अष्टफलकीय रिक्ति में देखना कि यहाँ पर ये मैंने ये 3 गोलों को व्यवस्थित किया है ना। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, ये एक गोला, तो ये एक गोला ये यहाँ पर और ये एक गोला ये यहाँ पर। देखना ध्यान से कि इसमें 3 गोले तो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, जो सॉलिड लाइन में बनाए मैंने, है ना। और 3 गोले आपको देखो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जो डैश लाइन में बनाए गए। इसका मतलब है कि अब जो बीच में ये जो खाली स्थान बना हुआ है, वो 3 गोले तो नीचे से और 3 गोले ऊपर से, मतलब 6 गोलों से घिरा हुआ है। तो यहां पर देखना कि 6 गोलों से
घिरा हुआ स्थान, 6 गोलों से घिरा हुआ स्थान क्या कहलाता है? 6 गोलों से घिरा हुआ स्थान क्या कहलाएगा? अष्टफलकीय रिक्ति कहलाएगा। तो यहाँ पर आप इसे ऐसे भी समझा सकते हो कि यहाँ पर ये देखो कि 1 2 3 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर देखना ये, तो 3 गोले नीचे 3 गोले ऊपर, है ना। तो वह खाली स्थान जो 6 गोलों से घिरा हुआ होता है वह क्या कहलाता है? अष्टफलकीय रिक्ति कहलाता है। उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर? अष्टफलकीय रिक्ति। क्या कहेंगे इसे हम? अष्टफलकीय रिक्ति। तो 6 गोलों से घिरा हुआ खाली स्थान अष्टफलकीय रिक्ति कहलाता है और 4 गोलों से घिरा हुआ खाली स्थान क्या कहलाता है? चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाता है। तो इस तरीके से जो है कि जो भी ठोस होता है उसमें जब हम अवयवी कण यानी कि गोलों को व्यवस्थित करते हैं तो गोलों को व्यवस्थित करने पर एक तो अष्टफलकीय रिक्ति प्राप्त होती है और एक चतुष्फलकीय रिक्ति प्राप्त होती है। जैसा कि अपन को पता है कि हमने 3D जो हमने त्रिविमीय है ना, जो हमने 3D क्लोज पैकिंग पढ़ी है, 3D क्लोज पैकिंग पढ़ी है, उसमें षटकोणीय जो षटकोणीय क्लोज पैकिंग है ना, षटकोणीय निबिड़ संकुलन है किसमें? 3D में, जिसमें हमने 2 प्रकार की व्यवस्थाओं को पढ़ा है। CCP व्यवस्था पढ़ा है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना, षटकोणीय गणीय व्यवस्था, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सॉरी एक तो क्यूबिक है ना क्लोज पैकिंग और एक पढ़ी है अपने HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना। एक तो है घनीय निबिड़ संकुलन व्यवस्था और एक है षटकोणीय निबिड़ संकुलन व्यवस्था। तो यहाँ पर एक तो है HCP प्रकार की, एक है CCP प्रकार की। CCP का मतलब क्या है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग और HCP का मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पर 3D क्लोज पैकिंग जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन है कौन सा? त्रिविमीय, क्योंकि याद हो तो हमने एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय पढ़े थे, जिसमें हमने त्रिविमीय में षटकोणीय निबिड़ संकुलन जो है वो 2 प्रकार से पढ़ा है, एक तो CCP व्यवस्था और HCP व्यवस्था। तो ध्यान रखना कि दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं जो बनती है इनमें याद है दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं जो बनती है इनमें चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी मानी जाती है? 2n। कौन सी चतुष्फलकीय रिक्तियां? ये चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी मानी जाती है? 2n। किसमें? चाहे CCP हो चाहे HCP हो, कोई भी प्रकार की संरचना बनी हो जिसमें चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी मानी जाती है? 2n के बराबर मानी जाती है। और अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी मानी जाती है? n के बराबर। ये होगी यहाँ पर ये अष्टफलकीय रिक्ति। ये क्या है यहाँ पर? अष्टफलकीय रिक्ति किसके बराबर होती है? n के बराबर। तो कुल रिक्तियां कितनी हो जाएंगी? देखो 3n के बराबर, है ना। तो आपको चतुष्फलकीय रिक्ति समझ में आई होगी, है ना, जिसको हमने इस तरीके से बनाया, जिसमें 3 गोले तो एक परत के और एक गोला दूसरी परत का होता है, अर्थात 4 गोलों से घिरा हुआ खाली स्थान चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाता है। इसी प्रकार से हमने अष्टफलकीय रिक्ति बनाई जिसमें एक खाली स्थान है जो 6 गोलों से घिरा हुआ है, तो 6 गोलों से घिरा हुआ खाली स्थान जो है वो अष्टफलकीय रिक्ति कहलाता है। तो 6 गोलों से घिरा हुआ खाली स्थान जो है अष्टफलकीय रिक्ति कहलाता है। और जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है षटकोणीय, उसमें 2 प्रकार की व्यवस्थाएं बनती है, एक तो होती है CCP और एक HCP। इन दोनों ही व्यवस्थाओं में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो है 2n के बराबर मानी जाती है और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या किसके बराबर? n के बराबर मानी जाती है। और कुल रिक्तियां किसके बराबर? 3n के बराबर मानी जाती है। तो इस तरीके से 2n तो होती है चतुष्फलकीय रिक्तियां और n होती है अष्टफलकीय रिक्तियां और टोटल रिक्तियां कितनी होती है? 3n। तो इस तरीके से क्या है कि आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं और वो न्यूमेरिकल कैसे दिए गए हैं ध्यान से देखना कि हम उसको किस तरीके से यहाँ पे समझा सकते हैं। कि जैसे मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख देता हूँ, देखना कि इस टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व करने में हमें ये काम आती है, ध्यान से देखना।
इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें ये मदद करेगी। देखना ध्यान से किस टाइप का न्यूमेरिकल है कि यहां पर देखना, ये आपका क्वेश्चन है, दो कण ए व बी मिलकर दो कण ए व बी मिलकर CCP संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसमें CCP का निर्माण ए कणों द्वारा होता है, तथा बी कण चतुष्फलकीय रिक्तियों का 1/3 भाग घेरते हैं। तो दी गई CCP संरचना का सूत्र क्या होगा। देखो कि ये हमारे पास एक सवाल है जिसमें दो कण ए व बी मिलकर CCP संरचना का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें याद है CCP का निर्माण तो एक कण करता है और B क्या करता है, चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को घेरे हुए है। तो जो CCP संरचना यहाँ पर बन रही है उसका सूत्र क्या होगा। अब ध्यान रखना, इस टाइप के जब न्यूमेरिकल आते हैं तो इनको सोल्व करना बिल्कुल आसान है, कैसे भी क्वेश्चन आए, है ना। सबसे पहले तो आपकी ये कण है A अनुपात B में इनको डाल दो। ध्यान रखना कि इसमें CCP या HCP कोई भी हो, इसका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है। देखो ध्यान से कि जिसमें CCP का निर्माण A कणों के द्वारा होता है। तो ध्यान रखना कि HCP या CCP जिसका भी निर्माण जिन कणों के द्वारा होता है उनकी संख्या हमेशा कितनी माननी है, हमें n के बराबर। उनकी संख्या किसके बराबर माननी है, हमें n के बराबर। ओके, अब इसके बाद देखना कि B कण क्या करता है, चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को घेरता है। तो पहले तो आप ये बताओ मुझे कि चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होती है, CCP में 2n के बराबर, है ना। और B इनका कितना भाग घेरता है, इंटू 1/3 भाग को। तो यहां पर देखना कि ये n रेशो 2n/3 हो जाएगा और यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 3n रेशो 2n के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखना ध्यान से, तो A तो कितना है 3n और B कितना है 2n। तो आप A लिख दो 3n से, है ना, 3 ले लो, है ना, और B लिख दो और B से ये n के आगे 2 ले लो, तो ये B2। तो A3 B2 और B2 A3 कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपका सवाल सोल्व हो गया। तो इस तरीके से याद है आप इसके न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, है ना, कि दो कण A व B मिलकर CCP का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें देखो CCP का वास्तविक निर्माण कौन कर रहा है, A। तो जो कण CCP का या HCP का निर्माण करता है उसको हमेशा n के बराबर मानना है। फिर देखो जो कण चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तियों के जितने भाग को घेरता है ना, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होती है 2n, अभी इसके पहले हमने बताया, है ना। और इसके कितने भाग को घेरा हुआ है इसने, 1/3 भाग को। तो ये 2n इंटू 1/3, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2n इंटू 1/3 से, तो यहाँ पर 2n/3 आया। 3 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3n रेशो 2n, है ना। ये कितना हो गया 3n रेशो 2n हो गया। तो आप चाहो तो इसको यहाँ ना लिखकर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3n रेशो 2n हो गया। तो इस तरीके से A तो 3 ले लो
और B जो है ये 2 ले लो, तो A3B2 या फिर B2A3। तो इस तरीके से यहाँ पर ये CCP जो संरचना बनी हुई है ना, उसका सूत्र प्राप्त हुआ है हमें, है ना। एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कर दो, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि और किस तरीके से हम जो है यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखना कि हमारे पास कण है x और y, दो कण हैं, कौन कौन से, x और y, है ना। ये मिलकर CCP के स्थान पर अब हम क्या ले लें यहाँ पर, HCP। तो HCP संरचना का यहाँ पर ये निर्माण करते हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर, ये HCP संरचना का। तो इसमें देखना कि जिसमें कण ये HCP का निर्माण जो है Y कणों के द्वारा होता है। HCP का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, Y कणों के द्वारा। और तथा X कण जो है चतुष्फलकीय रिक्तियों के 4/3 भाग को घेरते हैं। कितने भाग को, 4/3 भाग को घेरते हैं। तो दी गई HCP संरचना का सूत्र क्या होगा। तो हमें यहां पर देखो करना क्या है, वही जो हमने इसके पहले देखा है कि हमारे पास दो कण हैं, एक तो है X रेशो और दूसरा है Y। अब ध्यान से देखना कि इसमें HCP का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, Y कणों के द्वारा। तो Y कणों की संख्या क्या मान ले हम यहाँ पर, n के बराबर। फिर देखना X कण चतुष्फलकीय रिक्तियों का कितना भाग घेरते हैं, 4/3। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2n, और इसका कितना भाग है, 4/3, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8n/3 रेशो n, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर ये हो जाएगा रेशो क्या हो जाएगा, 8n रेशो 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, है ना। तो यहां पर x तो हो गया 8 और y कितना हो गया यहाँ पर 3, तो x 8 y 3 और y 3 x 8, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और भी देखो कई सारे न्यूमेरिकल हैं जो अपने बुक में भी है ना, और नोट्स में भी दे रखे हैं, तो आप उनको सोल्व करने की कोशिश करना। तो इसे नोट करो, इसके बाद हम संकुलन क्षमता से स्टार्ट करते हैं। देखो अपना जो टॉपिक है वो है संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है, संकुलन क्षमता होती क्या है कि जैसे ये मेरे पास एक क्रिस्टल है, ठोस क्रिस्टल है। इस ठोस क्रिस्टल में ये अवयवी कण जमे हुए हैं, ये देखो इस तरीके से। देखना ध्यान से कि इसमें देखो इस संपूर्ण क्रिस्टल में जो है अवयवी कण ये गोले जमे हुए हैं। अब इसको आप गौर करके देखेंगे तो आप इसमें क्या पाएंगे कि क्रिस्टल का जो है अधिकांश भाग तो गोलों के द्वारा घिरा हुआ है। इसके अलावा इसमें ये देखो खाली स्थान भी है, जगह जगह गोलों के बीच में सब जगह आपको खाली स्थान दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो ये जो अवयवी कण या गोले हैं, अवयवी कण या जो गोले हैं, ये उस क्रिस्टल या ठोस का जितने प्रतिशत आयतन को घेरते हैं वही उस क्रिस्टल या ठोस की संकुलन क्षमता कहलाता है। कि किसी भी ठोस या क्रिस्टल में अवयवी कणों के द्वारा क्रिस्टल का घेरा गया प्रतिशत आयतन जो है उसकी संकुलन क्षमता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक रूम है ना। इस रूम में अब जितनी भी चीजें होंगी, मतलब जो भी हमने इस रूम में रख रखा है या जितने भी स्थान जो है कोई भी वस्तु रखी है उन वस्तुओं के द्वारा घेरा जाता है, तो वही उस रूम को हम क्रिस्टल मान लें या ठोस मान लें तो उसकी ये संकुलन क्षमता होगी। तो एक क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं या गोले हैं उनके द्वारा क्रिस्टल के जितने प्रतिशत आयतन को घेरा जाता है वही उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। तो याद हो तो हमने देखा कि जो BCC संरचना है, काय केंद्रित घनीय संरचना,
जिसकी संकुलन क्षमता कितनी थी, कितनी हमने निकाली, सरल घनीय है, सरल घनीय की जो है बीसीसी की जो है हमने 68% बताई थी, है ना। जो सरल घनीय है, ये सरल घनीय, सरल घनीय यानी कि एससीसी, इसकी कितनी है 52.4%, 52.36 होती है, लेकिन राउंड फिगर में इसे हम 52.4% मानते हैं। और जो एफसीसी है, फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल, है ना, तो फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, तो यहाँ पर फलक केंद्रीय जो एफसीसी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स है, तो इसकी जो है 74% है। तो ध्यान रखना कि अगर हमारे पास सरल घनीय क्रिस्टल है या एकक कोष्ठिका है तो उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है 52.4%। जो बीसीसी है, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है या क्रिस्टल है, उसकी होती है 68%। और जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है, तो एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स है, उसकी जो है संकुलन क्षमता कितनी मानी जाती है 74%। तो संकुलन क्षमता से मतलब क्या है कि कोई भी क्रिस्टल या ठोस है, उसमें अवयवी कण, ये जो गोले होते हैं, इनके द्वारा क्रिस्टल के जितने प्रतिशत आयतन को घेरा जाता है वही उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। तो यहाँ पर एससीसी सरल घनीय एकक कोष्ठिका की तो 52.4% होती है, बीसीसी जो है इसकी होती है 68% और एफसीसी इसकी होती है 74%। तो ये अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल या एकक कोष्ठिकाएं हैं जिनकी जो है क्षमता अलग अलग प्रकार से मापी जाती है। अब यहाँ पर देखो कि ये इनके लिए डेरिवेशन आती है, इसमें सबसे ज्यादा इसकी डेरिवेशन को पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी आई है ये, है ना, और इसके पहले भी कई बार पूछा गया है इसकी डेरिवेशन को। तो इनकी डेरिवेशन को तो हम निकालना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले संकुलन क्षमता का हम यहाँ पर सूत्र देख लें, क्योंकि क्या है कि आज की क्लास में हम संकुलन क्षमता के बारे में जो है डेफिनेशन क्या है कि किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण या गोलों के द्वारा क्रिस्टल के जितने प्रतिशत आयतन को घेरा जाता है वही उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। और संकुलन क्षमता होती क्या है, इसको हम सूत्र से देखो कैसे बता सकते हैं। संकुलन क्षमता देखो, ये संकुलन क्षमता बराबर होती है कि अवयवी कणों या गोलों, जो कि याद हो तो अवयवी कण गोलाकार होते हैं, है ना, तो गोलों द्वारा क्रिस्टल का घेरा गया आयतन बटे क्रिस्टल का कुल आयतन बटे क्रिस्टल का कुल आयतन। तो यहां पर देखना संकुलन क्षमता को हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, पीई ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब यहां पर देखना कि अवयवी कण जो गोले हैं, तो है ना, तो गोलों की संख्या को हम n लिख सकते हैं, n इंटू यहां पर एक गोले या कण का आयतन बटे क्रिस्टल जो है, अब क्रिस्टल कैसा होता है, घनाकार होता है ना, तो यहां पर ये घनीय क्रिस्टल का आयतन, है ना। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी है, ध्यान रखना होंगे, पैकिंग एफिशिएंसी है प्रति है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी या प्रतिशत संकुलन क्षमता नहीं बताई अपन ने। तो यहाँ पर देखना अवयवी कणों की संख्या तो होगी n और एक गोले या कण का आयतन, तो गोला है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब बटे घनीय क्रिस्टल का आयतन। तो जो घनीय क्रिस्टल है, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो यहाँ भुजा को तो हम क्या मान रहे हैं a, और इसका आयतन a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसे प्रतिशत संकुलन क्षमता के रूप में निकालेंगे तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखो
तो के संकुलन क्षमता क्या होती है? अवयवी कणों या गोलों के द्वारा क्रिस्टल का घेरा गया आयतन बटे घनीय क्रिस्टल। ये जो घनीय क्रिस्टल है, घनीय क्रिस्टल का कुल आयतन। फिर देखना कि अवयवी कणों या गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? n इंटू एक गोले या कण का आयतन। क्यों? क्योंकि अगर गोलों की संख्या को हम n मान लें तो n को अगर हम गोले के आयतन से मल्टीप्लाई कर दें तो गोलों का आयतन हो जाएगा, है ना। और घनीय क्रिस्टल का आयतन हो जाएगा, क्योंकि जो एकक कोष्ठिका है या क्रिस्टल है वो सब कैसे? घनाकार, घन के आकार के होते हैं। तो घन के आकार के लिए जो है यहाँ पर घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। यहाँ भुजा को हमने a मान लिया तो ये हो जाएगा a क्यूब। तो यहाँ पर n इंटू एक गोले या कण का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर n इंटू 4/3 पाई r क्यूब बटे a क्यूब, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास संकुलन क्षमता निकालने का सूत्र हमें प्राप्त हो गया है। अब ध्यान रखना, ये संकुलन क्षमता निकालने का सूत्र जब हम प्राप्त कर चुके हैं तो अब ध्यान रखना कि हमारे पास जो है इनकी डेरिवेशन आती है, इनकी डेरिवेशन आती है, जिसमें हम सरल घनीय एकक कोष्ठिका की डेरिवेशन निकालेंगे, है ना। एक काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की डेरिवेशन निकालेंगे और एक फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका या क्रिस्टल की डेरिवेशन निकालेंगे, है ना। तो इनकी संकुलन क्षमता आपको याद रखनी है, इनकी भुजा और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ये सब हमें याद रखने हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो हम जब कल के वीडियो में जब इसकी ये क्या कहते हैं संकुलन क्षमता की डेरिवेशन बताएंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो ये आपको संकुलन क्षमता समझ में आई होगी और इसका सूत्र हमने कैसे बनाया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम इसको यहाँ तक ही रखेंगे, नोट कीजिए।